तो मैंने आप लोगों को आज डिफाइन सेंड किए हैं इस चैप्टर के, उन्हें आप क्या करेंगे, आप उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। आ रही है बात समझ में? आज होमवर्क में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के डिफाइन सेंड किए हैं, दैट यू हैव टू डन दीज डिफाइन इन योर फेयर नोटबुक, एंड आफ्टर completing the defines you have to click a photo of the related page and send it to the group. Send it in the group. Okay? ग्रुप में सेंड करेंगे। कब करेंगे ये बताने की तो जरूरत नहीं है, 2:30 से 5 o'clock तक। ठीक है बेटा? तो सेंड करना है आपको, सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, सबकी आ जानी चाहिए। पता है ना, क्लास नहीं अटेंड करने देती हूँ मैं, ये तो आपको पता ही है फिर। ठीक है बेटा? तो आप लोग क्या करना है, आज आपको अपना होमवर्क सेंड करना है। आज क्या, कभी भी जो डेली आपको होमवर्क सेंड किया जाता है वो आप कंप्लीट करके उसकी फोटो भेज दिया करिए। ठीक है बेटा? सो ओपन द चैप्टर 8, दैट इज हेवनली बॉडी। हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, हम इसमें प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हाँ बेटा बोलो। ओनली डिफाइन करनी है बेटा मैंने आपको डिफाइन ही तो भेजे। हार्ड वर्ड तो देखो आप अपने आप ही करते हो ना, 10 हार्ड वर्ड्स, वो तो मैं आपको होमवर्क में नहीं देती ना, वो तो आप अपने आप फाइंड आउट करते हो, तो वो तो आप अपने आप कर ही लोगे। वो करने हैं आपको, पहले हार्ड वर्ड ही करने हैं। लेकिन मैंने क्या होमवर्क भेजा है, मैंने तो आपको डिफाइन होमवर्क भेजा है ना, तो आप होमवर्क की तो फोटो क्लिक करके सेंड करोगे ना, सिर्फ डिफाइन की भेजोगे, हार्ड वर्ड लेकिन फेयर करने हैं आपको। आई बात समझ? ठीक है? यस मैम। Okay, good. So, in our previous class, we have discussed about the planets. हमने planets के बारे में डिस्कस कर लिया था ना, कौन कितने दिन में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, कितने दिन में उसका मतलब लाइक कौन सबसे लार्ज प्लेनेट है, कौन स्मॉलेस्ट है, ये सब पढ़ लिया था ना हमने। और मैंने आपको बोला भी था कि प्लेनेट के बारे में जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो चीजें आप याद रखिए। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किसने, हैंड रेस करके बताएंगे। मैंने आप लोगों से अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें बोला था कि जो प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आप लोग ना प्लेनेट जो है उनकी वीडियो देखना अपने यूट्यूब पे फोन में। तो वो किसने देखी थी, हैंड रेस करके बताओ। हर्षित शर्मा, if you will not turn on your video, then I will remove you from the class. Harshit Sharma. Harshit Sharma, are you not getting my voice? ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं, समझ गए आप कि आप लोगों ने एक ने भी वीडियो नहीं देखी। तो आप लोग देखो बेटा, तभी तो इंटरेस्ट आएगा आपको कि मरकरी कैसा दिखता है, हमारा अर्थ कैसा दिखता है स्पेस से, या और भी जो प्लेनेट है, नेपच्यून, यूरेनस, वीनस। हमने बोला ना, जैसे हमने मार्स का देखा था कि मार्स कैसा दिखता है, रेडिश कलर का दिखता है, इसलिए तो उसे रेड प्लेनेट बोलते हैं। तो आप देखो तो सही भैया कैसा रेड दिखता है, वो देखना तो चाहिए ना, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप देखोगे। तो नहीं होगा तो मैं आपको कल वीडियो भेज दूंगी अगर मेरे को मिल गया तो, ठीक है? वरना आप तो देखो ही ना यूट्यूब पे, तो आप इतने छोटे तो हो नहीं, आप लोग यूट्यूब तो चलाना सभी जानते हो, है ना? तो आप देखो वीडियो। और इधर क्यों देख रहे हो वीडियो, और छोड़ो, यूट्यूब पे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये वीडियो देखो, जो आपका साइंस का जो ऐप भेजा गया है ना आपको, उस ऐप नहीं, जो सॉफ्टवेयर सेंड किया गया है आपको, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके तो देखो, उसमें सब दिखाया गया है, उसे ओपन करके देखो, जितना एनिमेटेड करके। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको किसी मूवी की स्टोरी सुनाऊं और वही आप मूवी देख के आओ, तो कौन सी मूवी ज्यादा अच्छे से याद रहेगी आपको? जो देख के आए हो वही तो याद रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी उसकी पूरी स्टोरी। और मैं वो 3 घंटे की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी तो उसमें कहीं कहीं चीजें भूल जाओगे, नहीं भूल जाओगे, लेकिन मूवी जब आप पूरी देखते हो तो उसका छोटा छोटा सीन भी याद रहता है आपको। तो वही चीज तो है, जब वीडियो देखते हो तो आपको हर चीज दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। कौन सा सॉफ्टवेयर भेजा है? क्या बेटा? हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना है? बेटा साइंस का सॉफ्टवेयर भेजा तो क्या है आपको ग्रुप में, कितने टाइम पहले ही भेज दिया गया था साइंस का सॉफ्टवेयर। आप ग्रुप में चेक करना, साइंस का सॉफ्टवेयर बहुत टाइम पहले ही भेज दिया गया है आपको। आप उसे ओपन करना और उसे खोल के देखना, सब मिलेगा आपको उसमें। ठीक है? यस नाउ चलिए आगे का पढ़ते हैं हम। तो प्लैनेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे द मून, मतलब मून के बारे में। आ रही है बात समझ में?
मून के बारे में क्या डिस्कस करेंगे भाई, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये मून के बारे में, कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा ना। तो क्या बोल रहा जा रहा है इसमें मून के लिए कि द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे ना, ये तो मैंने कोई नई चीज नहीं बताई ना आपको कि मून जो होता है वो क्या होता है बेटा, अर्थ की सैटेलाइट होती है, हम पढ़ चुके हैं ना ये प्रीवियस क्लास में। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जैसे अच्छा ये भी मैंने बताया था कि ऐसे कौन कौन से प्लेनेट हैं जिनकी एक भी सैटेलाइट नहीं है, बताया था ना मैंने, 2 प्लेनेट के नेम बताए थे, वो याद रखो। तो मून जो है वो किसकी सैटेलाइट है बेटा, वो अर्थ की सैटेलाइट है। अब आपसे पूछा जाए सैटेलाइट क्या होती है, तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, नेचुरल सैटेलाइट वो नेचुरल सैटेलाइट है। देखो सैटेलाइट भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो ऑब्वियसली वहां पर पहले से है, इंसान ने नहीं बनाई, वो नेचुरली है वो सैटेलाइट, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती है जो मैन मेड होती है, इंसान जो लगाता है ना सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ पे सैटेलाइट लगी हुई है काफी सारी, मून पे भी सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल है। तो ये याद रखो कि जो सैटेलाइट है, अब तो मार्स पे भी पहुंच गई है हमारी सैटेलाइट जो थी वो पहुंचाई गई थी। तो ये याद रखिए आप कि नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो नेचुरली होती है, इंसान ने नहीं बनाई है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड सैटेलाइट होती है। तो सैटेलाइट क्या होती है, सबसे पहले तो ये वाली बात समझो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट हो, दोनों के काम एक ही होते हैं कि वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। कौन बताएगा मुझे, सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, हैंड रेज करो। कनक का, आध्या का हैंड रेज हो रहा है, और किसका हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, गुड। तो अब मुझे इसका आंसर जनार्दन आप दो। मैम प्लेनेट। प्लेनेट के, वेरी गुड। सैटेलाइट जो होती हैं वो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। और प्लेनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करता है बेटा, बताइए, दिव्यांशी गर्ग बताओ। सन के, प्लेनेट जो होते हैं वो सारे सन के अराउंड, ठीक है। अब जैसे आपसे बोला गया है इट इज अबाउट 3, अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया आपको, डिस्टेंस दी है 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। मून हमारी अर्थ से कितना दूर है, तो कितना दूर है बेटा, 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है मून हमारी अर्थ से, ठीक है। द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। मून का साइज अर्थ के साइज से बहुत छोटा है। आपसे मैं पूछूं साइज किसका बड़ा है, मून का या अर्थ का, साइज किसका बड़ा है बेटा, अर्थ का, बहुत बड़ा है साइज मून के साइज से। समझ में आई, कितना बड़ा है ये भी बताओ, 1/4, 1/4 है मून अर्थ का। 1/4 का मतलब समझते हो कि मान के चलो किसी का जो वेट है वो कितना है, 20 kg मान लो, और उसका 1/4 कर दो तो कितना रह जाएगा, 5 kg रह जाएगा। 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो अर्थ का वेट जितना भी है, अर्थ का जितना भी मास है, मून उस अर्थ का जो भी साइज है मून उसका कितना है, 1/4 है, ठीक है। मून का साइज अर्थ के साइज का 1/4 है। अब आपको यहाँ क्या बोला है नेक्स्ट, it does not have any light of its own and shines because the light of the sun falls on it. This is because the moon is much closer to us than the sun. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि मून जो होता है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, फिर वो हमें कैसे दिखाई देता है भाई रात को, सोचो, हैंड रेस करके बताओ मुझे। मून जो है वो हमको इतना चमकता हुआ दिखाई देता है रात को, क्यों दिखाई देता है, जबकि उसके पास तो खुद की लाइट ही नहीं है, वो लाइट ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये मुझे बताएंगे गौरव सिंह, बताइए गौरव। मैम क्योंकि मैम वो व्हाइट कलर का है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चीज व्हाइट कलर की उसमें से, हाँ मैं पूछ रही हूँ बेटा, कोई चीज व्हाइट कलर की होती है तो उसमें से लाइट निकलती है क्या, बताओ मुझे, नहीं निकलती है ना। देखो अगर व्हाइट कलर की आपकी पेजेस होते हैं और आप उसे अंधेरे कमरे में रख दो तो क्या वो पेजेस दिखाई देंगे आपको, नहीं देंगे ना, व्हाइट कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर है वैष्णवी शर्मा, आप दो, कनक माइक ऑफ करो, वैष्णवी शर्मा। What question?
क्वेश्चन इज, जब मून के पास खुद की लाइट ही नहीं है तो वो शाइन क्यों करता है? रात को हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है ना रात को, क्यों? जब उसके पास खुद की लाइट है। दिस विल आंसर बाय आध्या पालेवाल। मैम क्योंकि वो अर्थ के मैम क्योंकि वो सन के बहुत पास होता है इसलिए। नहीं बेटा, सन के पास नहीं है, वो सन से ज्यादा मैं के पास है। चलो मैं हाँ बताओ, जनक आप बताओ। मैम क्योंकि सनलाइट होती है उसकी रेज इस पे पड़ती हैं। हाँ ये आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। मून शाइन क्यों करता है? क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है ना, सन से जो लाइट आ रही है वो हमारी अर्थ पर भी आ रही है, वो लाइट मून के पास भी जा रही है, क्योंकि मून हमारी अर्थ के पास है। ठीक है, जो सनलाइट जो आ रही है वो अर्थ पर भी तो आती है, वही सनलाइट मून पर भी जाती है। तो वो ही लाइट जो मून पर जाती है, वो लाइट जैसे ही मून पर पड़ती है वो क्या होता है, शाइन करने लगता है और हमें दिखती है चीजें। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अंधेरे में आप लोग बैठे हो, नहीं दिखाई दोगे, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, कोई भी बैठा हुआ है तो, है ना? और अगर सनलाइट आके पड़ जाए तो दिखाई नहीं देंगे? देंगे ना दिखाई। तो समझो ध्यान से बात को। आपसे पूछा जाए कि मून शाइन क्यों करता है जबकि उसके पास उसकी लाइट ही नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या आपका आंसर होगा? वो सन की लाइट को क्या करता है बेटा? रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट उस पर पड़ती है और जैसे ही उस पर सन की लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, आई बात समझ की नहीं आई? अब नेक्स्ट देखो, क्या है आपका सरफेस ऑफ द मून। अब हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस कैसा है वो तो आप देख ही रहे हो ना, कैसा सरफेस है अर्थ का। ठीक है ना, कितने टाइम से देख रहे हो कि अर्थ का सरफेस ऐसा है, कहीं कहीं पर पानी है, कहीं कहीं पर प्लेन्स है, कहीं कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं कहीं ग्लेशियर है कि नहीं? अर्थ ऐसी तो है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ऐसा ही तो सरफेस है अर्थ का, कहीं पर मतलब रॉक्स वगैरह। तो मून का सरफेस कैसा है, मून की जमीन कैसी है, ये पता होना चाहिए ना हमको। अभी आप वीडियोस देखते हो ना तब अच्छे से पता पड़ता है कि मून का सरफेस कैसा है। तो देखो यहाँ दिया है, द सरफेस ऑफ द मून इज कोल्ड एंड ड्राई। मून का सरफेस कैसा है? ठंडा है और ड्राई है। ड्राई मतलब सूखा हुआ है बिल्कुल, जब जहाँ पानी नहीं होगा वो चीज सूखी जाएगी। बताओ मुझे, मून पर वाटर तो है नहीं, है ना, तो वो सूख ही जाएगा, है कि नहीं? तो मून का जो सरफेस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ मून का सरफेस कैसा है, तो यू शुड से दैट कोल्ड एंड ड्राई। एक तो कोल्ड एंड ड्राई है, दूसरा इट हैज बिग माउंटेन्स एंड डीप होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। इसके सरफेस पर बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई, बहुत बड़े बड़े माउंटेन है। जो मून है इसके सरफेस पर क्या है बेटा? बड़े बड़े माउंटेन है। और क्या हो रहे हैं? जमीन पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसके सरफेस पर, जमीन पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, उन गड्ढों को क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। समझ में आई? क्या बोलते हैं इनको? क्रेटर्स। अब ये चीज अगर आप YouTube पे देखोगे ना तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। आप उस पर डालो मून सरफेस, या फिर आप मून डालोगे ना लाइव लोकेशन आ जाएगी। मून पर एक सैटेलाइट घूमती रहती है जो कि दिखाती रहती है मून कैसा दिख रहा है, तब आपको पता पड़ेगा कि वो कैसा है। गड्ढे हो रखे हैं उसकी जमीन पर बहुत गहरे गहरे, उन्हें क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका, it is believed that craters were formed when meteorites came crashing to the surface of the moon। ऐसा बोला जाता है कि ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोल रहे हैं, ये क्यों हुए हैं? ये दिमाग तो लगाना चाहिए ना हमें कि ये क्यों हुए हैं भाई। तो अभी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये गड्ढे इसलिए हो गए हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना, हमारी अर्थ पर भी आते हैं लेकिन नीचे नहीं आ पाते, पहले बर्न हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर है ना हमारी अर्थ पर, पढ़ चुके हो ना एटमॉस्फेयर आप, बताया था मैंने आपको। एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के आसपास पूरे में है, तो वहां पर ये बर्न हो जाते हैं पत्थर, लेकिन मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्या होता है कि मून पर जैसे ही पत्थर जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर जाके गिरते हैं तो उसी जगह पर छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से गड्ढे हो गए। अब देखो क्या बोला गया है आपको, डिड यू नो में, यू कैन नॉट हेयर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या मून पर वाटर है? नहीं है। क्या मून पर एयर है? नहीं है। ठीक है, तभी तो वहां पर लाइफ नहीं है। बात समझ आ रही है? ना तो मून पर एयर है, ना ही मून पर वाटर है। तो देखो
हम यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना? मैं बोलती हूँ या आप, चलो क्लास की बात करते हैं, ऐसे नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऐसे ऑफलाइन जो क्लास होती है हमारी होती थी, उसमें मैं बोलती थी तो आपको सुनाई पड़ता था ना? क्यों सुनाई पड़ता था? क्योंकि एयर होती है हमारे आसपास, एयर हमारे साउंड को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाती है। आई बात समझ नहीं आई? एयर जो होती है वो साउंड को वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाती है। अब मैंने क्या कहा अभी कि मून पर तो एयर है ही नहीं, तो अब आप मुझे ये बताओ कि वहां पर कोई बोलेगा तो क्या उसकी आवाज सुनाई देगी? ये मुझे हैंड रेस करके बताइए। जब मून पर एयर नहीं है तो वहां पर अगर कोई इंसान बोलेगा तो क्या वहां पर आवाज सुनाई देगी? इसका आंसर मुझे दिव्यम आप दो बेटा। नो, नहीं सुनाई देगी। वेरी गुड। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मून पर साउंड क्यों नहीं आता है, किसी की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है? तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहां पर जब एयर ही नहीं है तो साउंड सुनाई कैसे देगा? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों के साउंड इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि यहाँ एयर है, तो एयर एक इंसान का साउंड लेके जाके दूसरों को सुनाती है, ठीक है? लेकिन वहां एयर है ही नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। आगे आपका क्या है? देयर इज नो वाटर और एयर ऑन दी मून, तो अभी तो मैंने बोला ही ना आपको ये कि मून पर ना तो एयर है और ना ही वाटर है। द लैक ऑफ एयर मीन्स दैट नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून, दिस इज बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल्ड इन एयर। वो जो मैंने बताया वही लिखा है कि जब वहां पर एयर नहीं है तो वहां पर कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड जो होता है वो एयर में ही ट्रेवल करता है, ठीक है? वो एयर में ही चल पाता है, बिना एयर के नहीं चल पाएगा। अब जैसे आपको ये दिया है, एक टॉपिक आपका दिया है, ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर ऑन द मून। क्या बोला है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर ऑन द मून। जो भी वहां पर जाएगा, चाहे वो इंसान जाए, इंसान ही जाएगा, बाकियों की तो हमें पता नहीं है, वहां पर जो भी चीज जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाए तो वहां पर उसे हल्का हल्का लगेगा, वो जमीन पर चल भी नहीं पाएगा, पता है? पैर भी नहीं रख पाएगा, ऐसे उछल उछल के जंपिंग करेगा बार बार। देखा है आपने ये चीज? कार्टून्स तो सभी देखते हो, कार्टून्स में ये चीजें बहुत दिखाते हैं कि वो ऐसे जंप कर करके चलता है, जैसे हम पैर चला लेते हैं ना, जमीन पे आराम से चलते हैं, ऐसे वहां नहीं चल पाएंगे, हम बहुत हल्के हो जाते हैं वहां पर, हमको बहुत हल्का फील होता है, तो हम चलने में भी उछलते हैं ऐसे करके। क्यों होता है भाई ऐसा भाई? मून पर ऐसी क्या रीजन है कि वहां पर हमें लाइट वेट लगता है, हम खुद को लाइट फील करते हैं? तो सुनिए क्या रीजन है। लाइक द अर्थ द मून ऑल्सो हैज ग्रेविटी। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी है ना, वैसे ही मून पर भी क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी जानते हो ना? अर्थ जो होती है ना, वो हर ऑब्जेक्ट पर, हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ की तरफ ही रहता है। जैसे हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि अर्थ उस पर क्या लगाती है? ग्रेविटी लगाती है। ग्रेविटी का मतलब है हर ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा फोर्स लगाती है जो कि अपनी तरफ रखना चाहती है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ खींच के रखती है। तो ऐसे ही जैसे अर्थ पर ग्रेविटी है ना, वो अपनी तरफ पकड़ के रखती है अर्थ हर चीज को, वैसे ही मून पर भी ग्रेविटी है, ठीक है? Astronauts can walk easily on the moon carrying their equipment. This is because the force of gravity on the moon is 6 times less than on the earth. But जितनी ग्रेविटी अर्थ पर है ना, मून पर उसकी कितने कम है पता है? 6 टाइम्स कम है। मान के चलो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट आ रहा है 30 kg, तो मून पर उसका वेट कितना आएगा पता है? 5 kg, ठीक है? यहाँ पर आप अगर 40 kg के आ रहे हो तो वहां पर आप कितने के आओगे? 6 का डिवाइड देना पड़ेगा 40 में आपको, ठीक है? तो ये क्या बोला जा रहा है कि अर्थ जो है, अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है और मून पर ग्रेविटी बहुत कम होती है। अर्थ पर मून की 6 टाइम्स ग्रेविटी होती है, ठीक है? 6 गुना ज्यादा ग्रेविटी होती है अर्थ पर मून से, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर मून से कितनी ज्यादा ग्रेविटी है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 टाइम्स ज्यादा है। अब ये क्या बोल रहा है? ग्रेविटी होता क्या है? तो ग्रेविटी का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ग्रेविटी का मतलब हर चीज पर एक ऐसा फोर्स लगाती है अर्थ, जिसकी वजह से हर चीज उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहती है, बंधी हुई रहती है, ठीक है? जैसे देखो आपको बोला है ना यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मेरी बात सुनो। मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी कम है? 1/6। जैसे हमने 1/4 पढ़ा था कि मून कितना साइज में छोटा है, 1/4 छोटा है ना? बताया था ना? ऐसे ही ये कितनी ग्रेविटी कितनी कम है अर्थ पर?
तो कितनी कम है, सॉरी मून पर कितनी कम है, 1/6। 1/6 का मतलब मान के चलो जिसका भी वेट यहाँ पर 42 kg है उसका वेट मून पर होगा 7 kg। 6 का डिवाइड दो, आप लोगों का जो भी वेट है ना यहाँ पे, आप मून पर जाओगे ना तो आपका वेट कितना रह जाएगा, 6 में डिवाइड दे दो, 6 का डिवाइड दे दो आपके एक्चुअल वेट में, उतना ही रह जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो हल्का फील करोगे नहीं करोगे, मान के चलो किसी का वेट यहाँ पर 48 kg है, ठीक है, चल पा रहा है अच्छे से, और वहां पहुंचा तो कितना रह गया, 8 kg रह गया, कैसे चल पाएगा, हल्का हल्का नहीं लगेगा उसे वहां पे, बताओ लगेगा नहीं लगेगा हल्का, इसीलिए लाइट लगता है। आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मून पर लाइट फील क्यों करता है, वो हल्का फील क्यों करता है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 टाइम है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 टाइम है, जिस वजह से हमें वहां पर हल्का हल्का फील होता है, ठीक है। उसके बाद है डिड यू नो में लिखा है फुटप्रिंट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स हु हैव विजिटेड द मून will remain visible on it for at least 10 million years because there is no erosion on the moon। मून पर आपने सुना है ना, ये चांद पर गए वो चांद पर गए, सुना है ना। क्या किसी को याद है कि सबसे पहले कौन गया था मून पर फर्स्ट? गुड, दिस विल आंसर बाय ईशान चाहर, बताओ ईशान बताइए। मैम व्हाट आंसर, मैम व्हाट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु लैंडेड द फर्स्ट ऑन मून। मैम कल्पना चावला। बेटा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये। इसका आंसर शिखा आप दो। मैम नील आर्मस्ट्रांग। हाँ वेरी गुड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड द मून। तो ये याद रखो, जैसे जो मून पर जाता है वो चलता तो अपने पैरों पर ही है ना, ऐसा तो है नहीं हाथों पर चलने लगते हो, वो चलते तो पैरों पे ही है ना। तो वहां पर क्या है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और सरफेस भी कुछ उसका ऐसा है, तो उनके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान बन जाते हैं, पैरों के निशान बन जाते हैं मून के सरफेस पर। तो अब आप ये बोलोगे कि पैरों के निशान चले जाते होंगे, वो पैरों के निशान पता है 10 मिलियन ईयर्स तक नहीं जाएंगे। अगर कोई भी इंसान है वो आज गया और उसके फुटप्रिंट बन गए, तो उसके फुटप्रिंट 10 मिलियन ईयर्स तक नहीं जाएंगे वहां से, क्योंकि वहां पर जो है इरोजन होगा ही नहीं। इरोजन मतलब जहां पर अब देखो यहाँ है मिट्टी पड़ी हुई है, आई बात समझ, मिट्टी पड़ी हुई है और उस पर कोई इंसान चल रहा है, तो उसके पैरों के निशान बन जाते नहीं बन जाते हैं, हाँ बनते हैं ना। बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है और वहां पर आप रोड पर मिट्टी है तो उसपे पैरों के निशान फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। लेकिन वो फुटप्रिंट्स मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हवा चली तो मिट्टी इधर उधर सेटल हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, वो मिट्टी उड़ जाएगी, उड़ेगी नहीं उड़ेगी, तो वो सारे जो निशान बने थे फुटप्रिंट्स बने थे वो सारे खत्म हो जाएंगे ना, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मून पर ऐसा नहीं होता है। मून पर अगर कोई गया है और उसके फुटप्रिंट बन गए हैं तो वो 10 मिलियन ईयर्स तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीजन बताओ, बताओ मुझे रीजन, कौन बता सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो दिस विल आंसर बाय, मैं पूछती हूँ, मैं खुद ही नाम ले लूंगी, मैं आए मत बोलो, मैं खुद ही नेम ले लूंगी। इसका आंसर मुझे आधे पालेवाल आप दो। मैम क्योंकि मून पर एयर नहीं है इसलिए। और क्योंकि मून पर एयर नहीं है तो इरोजन ही नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, मून पर एयर नहीं है तो इरोजन कैसे होगा, मिट्टी उड़ेगी कैसे, उड़ेगी नहीं तो वहां बने ही रहेंगे फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो ये याद रखिए। उसके बाद है आपका लैंडिंग ऑन द मून। अब ये यहाँ बताएंगे कि कौन सबसे पहले गया मून पर, इंडिया से कौन सबसे पहले गया, फीमेल सबसे पहले कौन गई। देखते हैं क्या दिया हुआ है। देयर हैव बीन मैनी मिशंस ऑन द मून। बहुत टाइम से मून पर जाने के, अभी तो आपने सुना था ना इंडिया ने भी भेजा था विक्रम लैंडर, सुना था नहीं सुना था? हाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट फिर भी भेजा तो वो मून पर ही था ना। तो इसमें क्या दिया है, ऑन जुलाई 20 1969 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। अभी आपने बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे सबसे पहले, तो वो कब गए थे बेटा,
20 जुलाई को गए थे 1969 में। कहाँ के थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो कौन से साइंटिस्ट थे? अमेरिकन। कहाँ के थे वो? अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले मून पर अपने पैर रखे थे। ठीक है, सबसे पहले वो मून पर गए थे। He was a part of the Apollo 11 space mission. उनका जो मिशन था, मिशन होता है हर चीज का, ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता। कहते नहीं ये मिशन है हमारा, यहाँ पहुंचना है, उस मिशन का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। तो उनके मिशन का जो नाम था वो उस मिशन का पार्ट थे अपोलो 11 स्पेस मिशन। क्या नाम था मिशन का? अपोलो 11 स्पेस मिशन एंड वाज अकम्पनाइड बाय एस्ट्रोनॉट्स एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस। इनके साथ दो लोग और गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। कौन से दो लोग? एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कोलिंस। ठीक है, ये अकेले नहीं गए थे, दो लोग और थे, Edwin Aldrin and Michael Collins. Neil Armstrong's first words on the moon were, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." He was joined on the surface of the moon by Edwin Aldrin. वो बोल रहे हैं कि मून पर ये तीन लोग और गए थे साथ में, ये तीन लोग गए थे साथ में, लेकिन मून पर कौन कौन पहुंचा? मून के सरफेस पर तो दो पहुंचे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर उनके बाद जो उतरे जिससे भी वो गए थे वो कौन थे? एडविन ऑल्ड्रिन। ठीक है, एडविन ऑल्ड्रिन। आपसे पूछा जाएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ और कौन पहुंचा था मून पे, तो क्या बोलोगे? एडविन ऑल्ड्रिन। ये दो लोग थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, द रिसर्च दैट दे कैरीड आउट ऑन द मून हेल्प्ड अस टू नो मोर अबाउट अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। जब वो पहुंचे तो और लोगों ने भी हिम्मत की, और लोग भी पहुंचे मून पर, है ना। फिर पता पड़ा, तभी तो हम बता रहे हैं कि मून का सरफेस ऐसा है। अगर वहां पर कोई पहुंचता ही नहीं तो क्या हम बता पाते कि मून का सरफेस ऐसा है? वहां पर क्रेटर्स है, वहां पर माउंटेन्स है, कोल्ड है, ड्राई है, ये बता पाते? नहीं बता पाते ना। जब इंसान पहुंचेगा जिस जगह पर तभी तो वहां के बारे में बता पाएगा कि वो ऐसी है। ठीक है, अब डिड यू नो में क्या दिया है? सुनीता विलियम्स, an American astronaut of the Indian origin, was the first woman to stay in space for 193 days, the largest stay recorded so far. इंडिया की जो अमेरिकन साइंटिस्ट थी इंडिया की ही, लेकिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। कहाँ की थी? इंडिया की ही थी। इंडियन ओरिजिन था, मतलब पैदा यही हुई थी, लेकिन वो साइंटिस्ट कहाँ की थी? वो अमेरिकन थी एस्ट्रोनॉट। जैसे मैं आ रहे हैं, मैं अमेरिका पढ़ने चली जाऊं और वहां पर जॉब कर रही हूँ, तो अमेरिकन ही हो गई ना एक तरीके से, है कि नहीं? तो ऐसी वो थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी सुनीता विलियम्स। उनके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि वो स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रही है। कितने दिन? 193 डेज। सुनीता विलियम्स। आपसे पूछा जाएगा कि स्पेस में सबसे ज्यादा कौन रहा?